Good evening to all. Am I audible? Am I audible to you? क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? गुड इवनिंग। क्या मेरी आवाज़ आपको आ रही है? ओके। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो आज हम जो एक नया लेक्चर सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसका की नाम आपको पता ही है। सबसे पहले श्री गणेश जी का नाम लेके हम स्टार्ट करते हैं। श्री गणेश जी जो हैं वो एक ऐसी यूनिवर्सल फोर्स है जो कि हर काम शुरू करने से पहले इनका नाम लेना जरूरी है। अगर आप कोई भी कार्य विघ्न रहित करना चाहते हो, किसी भी कार्य में कोई अगर आप चाहते हो कि कोई अड़चन ना आए और हर कार्य सही तरीके से सफल हो जाए, तो श्री गणेश जी को हम याद करते हैं। और श्री गणेश जी विजडम के डेटी हैं। विजडम इंटेलेक्ट के डेटी हैं। और जितना आप हर बार इनको याद करोगे हर काम शुरू करने से पहले और हर काम अपना दिन शुरुआत करने से पहले, धीरे धीरे आप पाओगे कि अ, एक इनर इंस्टिंक्ट, इनर विजडम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपकी डेवलप होना स्टार्ट होती है। कुछ ऐसी तिथीज हैं, कुछ ऐसे एस्ट्रोलॉजिकल डेज हैं जब हम पर्टिकुलरली उस डे पे बॉर्न होते हैं। स्पेशली रिकमेंड किया जाता है कि आप अ, श्री गणेश जी का पूजा करिए। खासकर एक चतुर्थी तिथि होती है, उसमें तो हम पेशेंट्स को बताते हैं कि आप, क्योंकि ऐसे लोग एंशियस रहते हैं, हड़बड़ाहट में रहते हैं, हर कार्य जल्दी जल्दी करने की उनको आदत होती है। तो वो थोड़े से जब भी हर कार्य को शीघ्रता से करने की कोशिश करते हैं तो गलती कर जाते हैं, खासकर जो आईबीएस के पेशेंट्स होते हैं। सर वॉल्यूम कम लग रहा है। ओके। सभी को कम लग रहा है? क्या सभी को कम लग रहा वॉल्यूम? अभी ठीक है? ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं रीनल डिजीजेस। तो कोई भी काम शुरू करने से पहले आपको थोड़ा सा अंतर ध्यान में जाना है, पॉज लेना है। पॉज लेने से ये बेनिफिट होगा आपको। अब अगर आप किसी डेटी को उस समय पूछते हो, जो उसका स्मरण करते हो, तो उसकी जो पावर है, जो उसकी जो वेव्स है आपके साथ कनेक्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से आप और ज़्यादा एनजाइटी को कम कर सकते हो। तो पॉज लेना जरूरी है, क्योंकि आप भोजन भी जब हम करते हैं तो थोड़ा सा रुक के स्टार्ट करते हैं, ताकि हम कॉन्शियसनेस में आए, हम एक चेतना के रूप में अपने आप को लेके आए, सो दैट जो भी कार्य हम करने वाले हैं वो अ, एक कॉन्शियस फॉर्म में करें, जिसमें कि गलतियां होने का चांसेस कम रहे।
तो रीनल डिजीज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। वृक, किडनीज, है ना। हम दो पार्ट्स में, दो मेजर ऑर्गन्स को हम देखेंगे, क्योंकि ये यूरोलॉजी और रीनल डिजीजेस दोनों में हम इसको स्टडी करेंगे, क्योंकि आयुर्वेद के जो डिजीज़ हैं वो दोनों में फॉल होते हैं। सर, it appears that either your microphone is too close or too far from the mouth. Okay, let me correct it. Is it better now? क्या अभी ठीक है? अभी ठीक है? ओके। तो हम दोनों ऑर्गन को कवर करेंगे, किडनीज एंड यूरिनरी ब्लैडर, है ना। इन दोनों के रिलेटेड ही जो डिजीजेस हम हैं वो पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आयुर्वेद क्या कहता है इन दोनों ऑर्गन्स के बारे में। दोस्तों, हम जब खाना खाते हैं तो आप सभी को पता है कि वो जो फूड हम इनटेक करते हैं, जो फूड हम इनटेक करते हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक तो सार भाग और एक किट्ट भाग। इन इंग्लिश यू कैन easily correlate the sar bhag means the nutritious part। ये वो पार्ट है जिसके थ्रू हमारी जो टिश्यूज हैं, हमारी बॉडी है, सेल है ना, ये न्यूट्रिशन ले रही है। इसमें बिल्डिंग ब्लॉक्स होंगे, हमारी बॉडी जो है वो डेवलप करेगी। इट्स लाइक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द फूड। हम जो फूड ले रहे हैं वो दो भाग में डिवाइड होगा, सार भाग और किट भाग। किट भाग इज द मल भाग। नहीं, हम जैसे आप इसी एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए, जैसे हम सरसों का तेल, उसको हम जब कोल्हू में लेके जाते हैं तो उसको चर्न करते हैं जब जो, तो उसमें एक तो ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है और दूसरा सॉलिड सा पार्ट एक्सट्रैक्ट होता है, इसको खल भी बोलते हैं, है ना। तो ये एक यूनिवर्सल फिनोमिना है कि जब आप किसी चीज़ को और रिफाइन कर रहे हो, उसमें से न्यूट्रिशंस जो है वो एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो उसका जो है वो मल भाग भी निकलेगा। उसका अ, जो नॉट यूजेबल पार्ट है वो भी निकलेगा। अब बॉडी में हमने फूड डाल दिया, बॉडी ने उसको प्रोसेस कर दिया, उसमें से जितने भी न्यूट्रिशन है वो सारे उसने ले लिए, और वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो अ, बाहर निकालना बॉडी को। तो बॉडी को वेस्ट प्रोडक्ट निकालने के दो तरीके हैं उसके पास बाहर निकालने के, प्रोडोमिनेंटली। एक तो थ्रू फीकल रूट वो बाहर निकाले, और एक यूरिन की, है ना। अब स्वेद बाहे में थोड़ा बाहर निकलता है, वो हम देखेंगे उसको। लेकिन दो जो मेजर पार्ट है, जो ओपनिंग्स हैं, उनके थ्रू ही हमारा जो मल है वो बाहर निकलता है। हम क्योंकि आज यूरिन के बारे में पढ़ेंगे तो फोकस करते हैं कि यूरिन क्या है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, और क्या ये काम करता है। देखिए,
हम सुनते आ रहे हैं शुरू से ही क्लेद 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 वर्ड हम एक बहुत सुनते हैं। क्लेदा, क्लेद क्या है? तो यूरिन के थ्रू ही क्लेद निकलता है। बेसिकली क्लेद को बाहर निकालने के दो तरीके हैं, थ्रू स्वेद वह स्रोतस और मूत्र वह स्रोतस। Means the clade itself, the name itself showing that clade means, clad means wet, wet thing, है ना, जो मॉइस्चर दे फूड को। अब क्लेद को क्लेदक कफ के साथ भी कोरिलेट किया जाता है ना, क्लेदक कफ, क्लेदक कफ जो कि हमारे डाइजेशन आमाशय में प्रेजेंट होता है। अब ये क्लेदक कफ जब फूड के साथ मिक्स होता है, फूड प्लस क्लेदक कफ, तो क्या होता है कि फूड की अच्छी मिक्सिंग होती है और उसका जो न्यूट्रिशन है वो अच्छे से हम ड्रेन कर पाते हैं। अगर फूड ड्राई रहे तो जो क्या है कि सार भाग अच्छे से बन नहीं पाता। तो यहाँ पे जो गौर करने वाली बात ये है कि क्लेद जो है वो कोई मल नहीं है, एज इफ नाउ, अगर प्योरेस्ट फॉर्म में वो मल नहीं है, वो एक क्लेदक कफ का एक रूप है जो कि हमें चाहिए ही चाहिए, मस्ट है फूड को वेट करने के लिए। लेकिन आपको पता है कि हर एक चीज को बैलेंस में लेके चलना है हमें, है ना। हमें कितना क्लेद चाहिए जितना बॉडी को सक्रीट करना है, कुछ क्लेद जो है फूड के थ्रू भी निकलेगा। तो एक मॉइस्चर जो है वो एक्सेस ना हो जाए, एक्सेस मॉइस्चर को, एक्सेस क्लेद को हमें एक्सपेल आउट करना है। और वो दो तरीके से बाहर निकलेगा, एक तो थ्रू स्वेट और एक थ्रू यूरिन, है ना। स्वेट में जब वो बाहर निकलेगा तो हमारी त्वचा जो है वो मॉइस्ट रखेगा, सुकुमार रखेगा, है ना, अच्छी लगेगी थोड़ा सा। यूरिन के थ्रू वो निकलेगा और एक्सपेल आउट हो जाएगा, जो कि हमारी बॉडी को पूरा फ्रेश रखेगा, डिटॉक्सिफाइड रखेगा, है ना। और जितने भी मल है जो बाहर निकलने चाहिए वो सारे यूरिन के थ्रू निकलेंगे, मल कह लो, ठीक है, वो यूरिन के थ्रू बाहर निकलेंगे। अब इतना सा आप समझ लो तो आपको मैं एक चीज और बता दूं कि क्लेद जो है वो मूत्र मार्ग के थ्रू ही मैक्सिमम पोर्शन से बाहर निकलता है। अब चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी जब आप ये समझोगे कि वृक्क जो है वो बने किस तरीके से। अ, अगर आपने सुश्रुत संहिता कॉलेज के टाइम में पढ़ी हो तो सुश्रुत जी बोलते हैं कि जो वृक्क है हमारे, वो रक्त के सार भाग से बनते हैं, किडनीज, वृक्क मीन्स किडनी। तो आचार्य सुश्रुत बोलते हैं कि जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ब्लड है, सार भाग, सार भाग, सार भाग ऑफ रक्त मीन्स प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ब्लड, जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ब्लड है, और उसके साथ मेद, है ना, और कफ, ये तीनों मिलके वृक्क की फॉर्मेशन करते हैं। जब बच्चा ग्रो कर रहा होता है यूट्रस में, तब ये सारा फिनोमिना हो रहा होता है। अब ये बातें आप चाहो तो ऐसे पढ़ लो, लेकिन चाहो तो इनका एक बहुत डीप मीनिंग है।
अभी हमने पहले हम पढ़ के आए कि क्लेद को बाहर निकालना ही यूरिन का मेन काम है। अच्छा, दूसरा, जब ये ब्रिक बन गया तो अब ये क्लेद इस ब्रिक के थ्रू बाहर निकलेगा, एक्सट्रैक्ट होगा बॉडी में, किडनी के थ्रू क्लेद बाहर निकलेगा। अब यहां से क्लिनिकल सिग्निफिकेंस स्टार्ट होती है कि जो किडनीज है उनको किससे खतरा है सबसे ज्यादा? कफ से। मींस अगर कफ एक ऑप्टिमम रेंज में बाहर निकल रहा है वो तो ठीक है, लेकिन अगर क्लेद जो है या कफ जो है वो एक्सेस हो जाता है किसी कारण से, जठराग्नि मंदता से, तो क्या होगा? किडनी में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगी। चीज़ें क्लियर है? हमें हमें चीज़ें बिल्कुल क्लियर है। हमने ये देखा कि वृक्क जो है उनमें मेद का पोर्शन हाई रहता है। कफ भी मेद की तरह ही है, प्रकृति भाव। हाँ, थोड़ा सा रक्त रक्त का भाव है, वो भी हम देखते हैं कि जब रक्त के भाव से, तब भी ऑटो इम्यूनिटी से भी इसको डर रहे हैं। और क्योंकि रक्त की फॉर्म में बनता है, इसलिए आपको मैं बता दूं कि किडनी के थ्रू ही आरबीसीज की फॉर्मेशन होती है, एक मेजर पार्ट प्ले करता है आरबीसीज की फॉर्मेशन में। दूसरा, आचार्यों ने मेद को वृक्क का वो बोला हुआ है, स्रोतो है, स्थान बोला हुआ है। मेद मतलब यहाँ से जनरेट होता है। तो आपको पता है अडर्नल ग्लैंड्स जो है, अडर्नल ग्लैंड्स जो हैं वो फैट को बनाने में हेल्प करते हैं। अगर अडर्नल ग्लैंड्स में स्टीरॉइड्स भी नेचुरल फॉर्म में रहते हैं। तो देखिए, हमारे आचार्यों को ये चीज़ें सारे से पहले से पता थी कि आरबीसीज की भी जनरेशन यहाँ से होती है, क्योंकि आरबीसीज की जनरेशन यहाँ से एक मेजर पार्ट हेल्पफुल रहता है। तो क्योंकि सार भाग से, रक्त के सार भाग से बन रहा है, तो किडनी को जो भय बनता है वो मेजरली बनता है रक्त से और कफ से। वात से इतना भय नहीं है, वात को भय है यूरिटर को, ब्लैडर को। तो किडनी को दो तरीके से भय बनता है, रक्त से और कफ से। मतलब रक्त और कफ अगर विकृत हो जाएं तो आपको किडनी डिजीज होने का भय रहता है। अच्छा, अभी हमारे चारों ने बताया कि यूरिन की फॉर्मेशन में बड़े सारे इतने स्रोतस की जरूरत पड़ती है, इतने स्रोत जो है वो फिल्टर करते हैं, जिनके थ्रू यूरिन फिल्टर होता है, ब्लड। आचार्य बोलते हैं कि जो सार भाग जो है वो जो फूड है वो डाइजेस्ट होता है पहले अमाशय में, है ना, अमाशय में, फिर पक्वाशय में, फिर वो भूताग्नियों में जाके डाइजेस्ट होता है। और भूताग्नियों में, इन सभी जगह में स्रोतस है। स्रोतस इतने हैं कि यू कैन नॉट काउंट देम। उन स्रोतस के थ्रू जो है वो रक्त फिल्टर होता है और ब्लड के थ्रू यूरिन बनता है। ये आयुर्वेद का कंसेप्ट है। मॉडर्न अगेन कुछ अलग से हटके से नहीं कहता। मॉडर्न कहता है कि ग्लोमुलर जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन इज द मेन पार्ट। अगर आपने थोड़ी सी फिजियोलॉजी पढ़ी हो तो है ना, उसमें जो नेफ्रॉन्स है उनमें यहाँ पे इसको बोलते हैं ग्लोमुलर। अब इसको असेंडिंग डक्ट बोलते हैं, इसको शायद डिसेंडिंग डक्ट बोलते हैं, ऐसे है डक्ट ये। अब ब्लड यहाँ से आता है, ब्लड यहाँ में आता है और बाहर निकल जाता है, आता है निकल जाता है। और यहाँ पे इतने माइक्रो चैनल्स हैं, मिलियन और सम नंबर्स, इतने नंबर्स हैं उनके कि आप काउंट नहीं कर सकते। उनके थ्रू जो है मींस आप एक एक टाइप का जाली कह लो आप, छोटे छोटे पोर्स बने हुए हैं, है ना, जिनके थ्रू ब्लड जो है बाहर निकल रहा है। और
वेस्ट जो है वो बाहर नीचे आ रहा है। और फिर यहाँ पे भी रीअब्जॉर्प्शन होती है कुछ एरियाज में, हमें इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ यहाँ पे अब्जॉर्प्शन होती है, फिर कुछ रीअब्जॉर्प्शन होती है, ऐसे मतलब करते करते लास्ट तक ये पूरा जो पार्ट है स्रोतस से भरा पड़ा हुआ है। स्रोतस से ये पूरा पार्ट भरा पड़ा हुआ है ना। तो अब आपको एक चीज ध्यान से समझनी पड़ेगी कि स्रोतस को भय हमेशा किससे रहता है? कफ से। क्योंकि कफ ही एक ऐसी चीज है जो स्रोतस को ब्लॉक करता है। और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि किडनीज को भय है क्लेद या कफ कह लो, और उसके बाद रक्त से। क्योंकि दोनों चीजें यहाँ पे चल रही है, रक्त भी, यही रक्त भी आ रहा है, तो मेन चीज तो रक्त ही होगी। लेकिन अगर रक्त में कोई ऑटोइम्यूनिटी आती है, कोई IgG IgM आता है, तो इन्फ्लेमेशन हो सकती है जहाँ पे, तब भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम ऐसे कोई डिजीज हो सकती है। अगर बहुत रक्त बहुत गाढ़ा है, कफ से भरा हुआ है, रक्त में ऑलरेडी क्लेद बहुत ज़्यादा है, तो भी स्रोतस क्लॉग्ड हो सकते हैं। सो इन एनी वे किडनी इज गोइंग टू गेट डैमेज्ड। So we have to protect the kidney from the विकृत कफा एंड विकृत रक्त। अब ये चीज अगर आप समझ लेते हो तो पूरा नेफ्रोलॉजी आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। पूरा यूरिनल डिजीजेस हैं वो सारी आपको आसानी से समझ आ जाएंगे, क्योंकि जैसे हम आगे डिजीज पढ़ेंगे। अब यही जब चीजें एक सर्टन लेवल पर आगे बढ़ती हैं तो उधर रोग होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए यू विल फाइंड ascites प्लूरल फ्यूजन इज कॉमन इन रीनल डिजीजेस। क्यों कॉमन है? स्टार्ट यहीं से हो रहा है। जब वृक्क के स्रोत बंद हो जाएंगे, जब क्लेद वहां पे आके बैठ जाएगा, क्योंकि इन फर्स्ट गो कुछ समय के लिए तो वो फिल्टर आउट करेगा, लेकिन अगर बहुत अति हो जाती है और वहां पे आप ऐसा मान लो कि ब्लड आ रहा है ना, और फिर क्योंकि डिपोजिशन थोड़ी थोड़ी कफ की हो ही जा रही है, हो ही जा रही है, हो ही जा रही है, तो जैसे मान लीजिए जहाँ पे 100 टाइप के 100 स्रोतस है, तो आप ब्लड इसमें डाल रहे हो और वो ब्लड जो है पूरा क्लेद से भरा हुआ है, एक्सेस अमाउंट ऑफ क्लेद है। तो क्या होगा कि धीरे धीरे एक एक स्रोत करके बंद हो जाएगा, 98 रह जाएंगे, 96 रह जाएंगे, 97 5 रह जाएंगे, 80 रह जाएंगे, 60 रह जाएंगे। और जब ये इतने रह जाएंगे तो क्लिनिकल सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। क्लिनिकल सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। अक्यूट रीनल फेलियर, क्रॉनिक रीनल फेलियर, क्रेटिनिन जो है, सीरम क्रेटिनिन जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ब्लड यूरिया बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो ये सारे सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। सो इन नटशेल क्या हो रहा है, पूरी पैथोलॉजी जो है वो मैंने आपको बता दी। क्या हो रहा है कि अभी हम एक पूरी सी किडनी को और समराइज कर लेते हैं, किडनी क्या कर रही है ना। हम यूरेटर पे नहीं जा रहे, क्योंकि उसमें उसमें कुछ ज़्यादा समझने वाला है नहीं। वो एक स्टोरेज है और वात का स्थान है ना। वो हम देखते हैं उसको लास्ट में। अब आप ऐसा मान लीजिए कि एक एक किडनी है ना, है ना? यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स हैं, छोटे छोटे पोर्स हैं। ब्लड डाल रहे हैं हम, है ना, और यहाँ से ही ब्लड निकल रहा है बाहर, मतलब अंदर से ही है, बस फिल्टर आउट हो रहा है। जो एक्सेस चीज़ें वो बाहर निकल रही हैं, बाकी ब्लड द्वारा से यहाँ से फिल्टर आउट, और नीचे से जो जो अच्छी चीज़ें हैं वो दोबारा से रीअपटेक होंगी। तो मतलब अगर यहाँ पे कफ भरी जा रहा है, कफ एक्सेस अमाउंट में है, तो धीरे धीरे क्या होगा, कफ की डिपोजिशन होने से ये स्रोत क्लॉग्ड हो जाएंगे। बस यही क्लॉग्ड स्रोता थ्रू विकृत क्लेदा, विकृत कफा इज अ रूट कॉज ऑफ रीनल डिजीजेस, है ना। अब यही अगर विकृत ब्लड आ रहा होगा तो वो यहाँ पे क्या होगा, इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर देगा। अगेन इन्फ्लेमेशन से क्या होगा, अगेन स्रोत क्लॉग्ड हो जाएंगे, है ना।
आईजीजी आईजीएम के द्वारा यहाँ पे लोकल लेवल में इन्फ्लेमेशन हो जाएगी स्रोतस की। अल्टीमेटली स्रोतस ही डिस्टर्ब होंगे। तो ये एक नटशेल में संप्राप्ति बनती है जो कि किडनी डिजीजेस की है एज पर आयुर्वेदा। अब क्योंकि हम दोनों चीज़ें पढ़ रहे हैं, ब्लैडर का अगर आप यूरिनरी ब्लैडर को तो वस्ती बोला गया आयुर्वेद में, है ना। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट है किसी को? ठीक है। तो यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर बेसिकली एक मर्म, बस्ती को मर्म भी बोला गया है ना, तो मर्म स्थान है। अब आपको पता है वस्ती वात का स्थान है, और मर्म भी वात का स्थान ही होता है। तो बेसिकली बस्ती जो है यूरिनरी ब्लैडर कुछ ज़्यादा नहीं कर रहा, वो यूरिन जो ऊपर से आ रहा है, ये अगर आप किडनीज मान लो, ये यूरिनरी ब्लैडर है ना, तो ये यूरिन यहाँ से बन के आ रहा है, उसको ये स्टोर कर रहा है, धीरे धीरे करके स्टोर कर रहा है, और उसके बाद इसको पेल आउट कर रहा है। तो ये वात का स्थान है। वात का स्थान मतलब ये है कि इसमें मेन रोल जो रहेगा वो वात का ही रहेगा, क्योंकि इसको स्टोर करना है, एक्सपेल करना है ना। तो अपान वायु के द्वारा इसको बाहर निकालना है। अपान वायु वस्ती में भी, किडनी में भी काम करेगी, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट करवानी है, वायु का स्थान तो आपको साथ चाहिए चाहिए। लेकिन यहाँ पे उसका जो है स्थान है, इम्पोर्टेंस है, वो और बढ़ जाती है, इसलिए इसको त्रिमर्म भी बोला गया है। और इम्पोर्टेंस दी गई है उत्तर बस्ती इसमें बोला गया करने के लिए। सो इसको भय जो रहता है वो वात से भय रहता है। किडनीज को जो भय रहता है वो कफ और रक्त का भय है। लेकिन जो यूरिनरी ब्लैडर है उसको जो भय मैक्सिमम रहता है वो वात का वजह से रहता है। तो पूरी चिकित्सा इन्हीं तीनों दोषों के अराउंड इर्द गिर्द घूमेगी। हम जो कोई भी डिजीज पढ़ेंगे उसमें हम इन दोनों को, इनसे ही बचा रहे होंगे, है ना। और क्योंकि कफ और रक्त प्रोडोमिनेटली रहते हैं, और क्लेद कफ की जगह मैं क्लेद लिखूंगा, तो क्लेद, तो इसलिए एक उदर रोगवत चिकित्सा चिकित्सा की जाती है किडनी रिलेटेड डिसऑर्डर्स। अगर आपको याद हो तो उदर रोग में भी स्रोतोशोधन चिकित्सा, मल को बाहर निकालने की चिकित्सा बोली गई है, नित्य शोधन बोला गया उदर रोग में। नित्य शोधन बोला गया कि मीन्स आप रोज बाहर निकालिए मल। मल जो संचित हो रहा है, जो कि अपनी जठराग्नि की पावर से नहीं एक्सपेल हो पा रहा बाहर, आप उसको फोर्सफुली बाहर निकालिए। सेम जो ट्रीटमेंट हम करने वाले हैं किडनी रोगों में भी वही ट्रीटमेंट करने वाले, लगभग थोड़ा बहुत फर्क रहेगा, ड्रग्स कुछ चेंज हो जाती हैं, अदरवाइज सेम ट्रीटमेंट रहेगा किडनी डिजीजेस में। और यूरिनरी ब्लैडर में वात का ट्रीटमेंट रहेगा। अब ये हो गया एस्पेक्ट जो आयुर्वेद क्या कहता है। थोड़ा सा हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, जो किडनीज हैं, है ना, किडनीज, यूरिनरी ब्लैडर, एस्ट्रोलॉजिकल
दोनों चीज़ें इकट्ठी मानते हैं, लेकिन किडनी को आप प्रोडोमिनेंटली रख के सोचिए। तो आपको पता होगा कि जुपिटर जो प्लैनेट है, जुपिटर प्लैनेट इज द प्लैनेट विच shows the presence of kapha kleda in your body, है ना, जुपिटर प्लैनेट। दूसरा, वीनस। वीनस अगेन ऐसा प्लैनेट है जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम को शो करता है और किडनीज को भी सिंबलाइज करता है। तो अगर आपका जुपिटर अच्छा वेल प्लेस्ड है, वेल प्लेस्ड है, कोई उसमें डिफॉर्मिटीज नहीं है, कोई वो डिस्टर्ब नहीं है, वेल प्लेस्ड है, अच्छे घर में है, फ्रेंडशिप हाउस में प्लेस्ड है, या अपने ही हाउस में प्लेस्ड है, किसी और मैलेफिक प्लैनेट का उस पर कोई दृष्टि नहीं है, तो चांसेस हैं कि आपको नहीं होगा। सेम गोज द वीनस। लेकिन अगर ये दोनों प्लैनेट डिस्टर्ब्ड है, इफ दोनों प्लैनेट डिस्टर्ब है, मींस अगर वो हैप्पी नहीं है, तब दिक्कत आना स्टार्ट होती है, तब ये प्रॉब्लम आना स्टार्ट होती है। खासकर अगर वीनस सिक्स हाउस में बैठा हुआ है ना। अगर अगर वीनस सिक्स हाउस में, सिक्स हाउस जो है वो रोग ऋण रिपू का घर है, हाउस ऑफ डेथ, डिजीजेस। अगर सिक्स हाउस में बैठा हुआ है, तो सिक्स हाउस में बैठा हुआ है जहाँ 11th हाउस लिब्रा में बैठा हुआ है, जहाँ पे वीनस खुश नहीं है ना, तो भी मैंने देखा कि किडनी के डिजीज होने स्टार्ट होते हैं लोगों को। सिक्स हाउस में प्रोडोमिनेंटली अगर बैठा हो, या 6 8 12 में बैठा हो, 12 में तो वीनस अच्छा रहता है, लेकिन 6 8 में, और इसमें से मेजरली 6 में अगर वीनस चल रहा हो, तो किडनी डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जुपिटर अगर आपका अच्छा प्ले नहीं कर रहा है, जुपिटर अगर आपका माल फॉर्म्ड है, वो हैप्पी नहीं है, किसी मैलेफिक प्लैनेट के साथ बैठा हुआ है, आ, उस पर कोई दृष्टि जो है वो मैलेफिक प्लैनेट की पड़ रही है, तो भी आपको ये डिजीज होने के चांसेस रहते हैं। सो अगर आपको चार्ट देखना आता है थोड़ा बहुत, तो आप इसी के रिलेटेड रेमेडीज भी पेशेंट को बता सकते हो, क्योंकि आयुर्वेद में चारे चरक बोलते हैं कि उभय चिकित्सा सबसे प्रीमियम चिकित्सा, बेस्ट चिकित्सा। उभय चिकित्सा मीन्स कि ग्रह की चिकित्सा भी, और आप अपनी जो औषधियों के थ्रू चिकित्सा कर रहे हो वो बेस्ट चिकित्सा है, मतलब उससे ऊपर कुछ नहीं है उभय चिकित्सा। तो मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा, कभी फिर कभी हम देखेंगे वो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी वाला पार्ट, वो उसके लिए पूरा दोबारा से पढ़ाना पड़ेगा आपको। अगर हम ऑन्कोलॉजी कर रहे हैं, अगर सोचेंगे कि ऑन्कोलॉजी जब हम लेंगे, तो उसमें मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी आपको साथ में पढ़ाऊंगा। अभी के लिए आप समझ लो कि एक पेशेंट अगर आपके पास आता है रीनल डिजीज़ का, तो आपको ये दो प्लैनेट्स करेक्ट करने हैं, जुपिटर एंड वीनस। अगर आपको चार्ट देखने नहीं आता है अभी के लिए, तो आप छोड़िए, आप वैसे ही इन चीज़ों को ध्यान में रखिए कि पेशेंट का जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, एथिक्स जो है उसकी, उसका विजडम जो है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वीनस उसका उसकी लाइफ में जो वीनस का पार्ट है, जो लग्जरी का पार्ट है, जहाँ एक शुक्र उसका कैसा है, उसका स्पाउस कैसा है, कितना मनी है उसके पास, लक्ष्मी कैसी है,
और कहीं पेशेंट दरिद्रता में तो नहीं है, पेशेंट का ड्रेसिंग सेंस कैसा है, साफ सफाई अच्छी है, शुचि अच्छी है कि नहीं है ना। ये सारे सिंबल्स होते हैं वीनस के। मनी हो गया, स्पाउस हो गया, क्लीनिनेस, कपड़ों की क्लीनिनेस कैसी है, बोलने का तरीका कितना अच्छा है, फिर पेशेंट कितने खुशी में है, हर्ष कितना है। अगर डिप्रेसिव हो पेशेंट, दुखी हो, तो वीनस खराब होता है। अ, फिर आपको एक पूरा उसका एक हुलिया देख के पता चल जाएगा कि इसका वीनस अच्छा है कि नहीं है ना। और जुपिटर क्या है, जुपिटर मीन्स एथिक्स कैसे हैं पेशेंट के पास, एथिक्स कैसे हैं, और उसके अम, कैसा उसका स्वभाव है, पूजा पाठ करता है कि नहीं करता, थोड़ा बहुत आस्तिक है कि नास्तिक है, गुरुओं की सेवा करता है कि नहीं करता है। जैसे जो अगर जुपिटर आपका थोड़ा सा सही नहीं हो, तो क्या होता है कि बेली फैट आपको देखने को मिल जाएगा पेशेंट में, बेली फैट, है ना। अगर बहुत ज़्यादा बेली फैट है पेशेंट को, तो इट मीन्स जुपिटर वो है इतना अच्छे से काम नहीं कर रहा है। बेली फैट देता है जुपिटर, लेकिन एक मतलब प्लेजेंट बेली फैट, कि मतलब होगा बेली फैट, लेकिन इतना बुरा नहीं लगेगा आपको, मतलब ऑड नहीं लगेगा। जो नॉर्मल जुपिटर बेली फैट देता है, मतलब होगा टमी पे फैट होगा ही होगा। अगर किसी का जुपिटर अच्छा है, स्ट्रांग जुपिटर है, नक्षत्र में, जुपिटर नक्षत्र में बॉर्न हुआ है ना, 1 या 7th हाउस में जुपिटर बैठा हुआ है, तो बेली फैट आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। पेशेंट जितनी मर्जी कोशिश कर ले, बेली फैट निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसे वो बेली फैट निकालेगा, ही विल गेट इनटू अ ट्रबल, वो ट्रबल में आ जाएगा, उसका जो विजडम है वो खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा, और पेशेंट इरिटेट होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। अगर, क्योंकि जुपिटर मीन्स प्रकृत कफ, जब प्रकृत कफ क्षीण हो जाता है तो एंजाइटी डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, वात बढ़ जाता है। सो एक लेवल तक वो बेली फैट आपको देगा ही देगा। लेकिन अगर किसी का बेली फैट बहुत ही ज़्यादा एक्सेस में बढ़ा हुआ है, तो इससे आप गैस वर्क लगा सकते हो कि पेशेंट का जुपिटर खराब है। पेशेंट को बार बार रीनल स्टोन्स हो रहे हैं, उसको फैटी लीवर है, फैटी लीवर होता है बार बार, है ना, कफ वाले तमस भाव ज़्यादा लग रहा है आपको, तो इट मीन्स जुपिटर जो है वो खराब है, वो अच्छा रोल प्ले नहीं कर रहा है। तो उस कंडीशंस में आपको जुपिटर को करेक्ट करने की रेमेडीज देनी है। कफ हर चिकित्सा तो करनी करनी है, लेकिन जुपिटर की रेमेडीज, जैसे कि यू हैव टू ओबे योर गुरुज, है ना, आपको थोड़ा सा पूजा पाठ में ध्यान देना पड़ेगा, गुरुज पे ध्यान देना पड़ेगा, उनका रिस्पेक्ट करना पड़ेगा आपको। यू हैव टू प्लीज लॉर्ड गणेशा, लॉर्ड गणेशा की पूजा आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि लॉर्ड गणेशा का भी हम देखते हैं ना, टमी बाहर निकला हुआ है, पेट उनका बाहर निकला हुआ है ना। तो ये सब सिंबलाइज है। हाँ, देखिए सनातन धर्म जो है वो अ, ये एक सुपर साइंस को लेके चलता है, और हम जो जिन चीज़ों को हम मिथ मानते हैं, उनको बिलीव्स मानते हैं, वो बिलीव्स नहीं है। बिलीव्स उन लोगों के लिए जिनको समझ नहीं है, जिनको पता नहीं है पूरा, जिन्होंने पढ़ा नहीं पूरा, जिनको समझ नहीं आई, तो उनके लिए ये अंधविश्वास है। लेकिन जो जब ये चीज़ें बनी थी, तो विश्वास के थ्रू बनी थी, इनके पीछे साइंस थी, इनके पीछे साइंस थी। और साइंस भी ऐसी साइंस थी जो अल्ट्रा साइंस, सुपर साइंस थी, मतलब छोटे मोटा आदमी नहीं समझ सकता इस चीज़ों को। लेकिन फिर क्या हुआ, जैसे जैसे वो चीज़ें आगे प्रोपोगेट होने लगी, तो बस विश्वास ही रह गया, वो चीज़ें अंधविश्वास में मतलब बन गई। अंधविश्वास इन द सेंस कि जिसका आपको सोर्स पता ना हो, ये चीज़ें कैसे काम कर रही है ना। तो फिर वो मास लेवल पे जब फॉलो होने लग पड़ती हैं, तो उसके पीछे जो कारण होते हैं वो लुप्त हो जाते हैं, क्योंकि लोग कारण डिस्कस नहीं करते, बताते नहीं हैं, बस फॉलो करते हैं। आपने, मेरे माँ बाप ने फॉलो किया, मैंने फॉलो किया, मैं अपने बच्चों को फॉलो करवाऊंगा, लेकिन उसके पीछे कारण साइंस क्या है वो पता नहीं है। तो जैसे ही आप लॉर्ड गणेशा को उनकी पूजा करते हो, उस डेटी को इम्प्रेस करते हो, तो जुपिटर क्या है वो नॉर्मलाइज होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि लॉर्ड गणेशा क्या करता है, विजडम देता है। अब ये डेटीज ऐसे नहीं है कि ऐसे ही मतलब बैठे हुए हैं, आपने किसी भी कोई मूर्ति बना ली, ऐसे नहीं है। लॉर्ड गणेशा को प्लीज करना मीन्स कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसीज को, यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसीज को आप, ऐसी यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसीज जो इंटेलेक्ट, विजडम को इग्नाइट करती हैं, ऐसी फ्रीक्वेंसी के साथ आप जुड़ रहे हो। डेटी, डेटी पूजा क्या है, डेटी पूजा मीन्स वो है कि जो चीज आपके पास नहीं है, आप उस डेटी की पूजा कर रहे हो, सो दैट कि कुछ करेक्टर उसके आपके अंदर आ जाए, आप उस फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो जाओ।
और हम उसी डेटी की पूजा करते हैं जो प्लेनेट का पावर हमारे पास नहीं है। आपके पास जुपिटर अच्छा नहीं है, आपका जुपिटर वीक है, तो आपको लाइफ में वीक जुपिटर के रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी। आपको पूरी आपकी लाइफ उसके इर्द गिर्द हो जाएगी। आपकी एजुकेशन अच्छी नहीं होगी, आपका आपका इंटेलेक्ट बिल्कुल पुअर होगा, आप नास्तिक होगे। आपको आपको जो ब्लेसिंग्स मिलती है गॉड की, आप जो प्रोटेक्शन मिलती है यूनिवर्स जुपिटर की, समय समय पर आपको मार्गदर्शन हो जाना, समय समय पर आपका बचाव हो जाना, वो नहीं हो पाता। फिर लक फैक्टर नहीं हो पाता। तो चीज़ें आपको दिखेंगी, आपकी पूरी लाइफ में आपको मिलेंगी कि यार ये चीज़ की कमी है, मुझे गाइडेंस नहीं मिलती सभी सही सही टाइम पर, मुझे प्रोटेक्शन नहीं मिलती, लक फैक्टर नहीं है मेरा इतना अच्छा, और मैं मतलब नास्तिक हूँ। ऐसे लोग बिल्कुल भी को डेली रिचुअल्स में बिलीव नहीं करते। गुस्सा आता है उनको ऐसे कोई अगर कोई करता है। तो ये सारी चीज़ें क्या सूखे से होते हैं या फिर बड़े ही मोटे हो जाएंगे। तो ये चीज़ें शो करती हैं कि आपका जुपिटर अच्छा नहीं है, और फिर आप उसकी रेमेडीज में पीछे पड़ जाते हो। आप चाहो ना चाहो आप उसकी रेमेडी कर ही रहे होते हो। तो फिर आप उसके रिलेटेड, क्योंकि उस प्लेनेट की फोर्स आपके पास नहीं है, तो आप उस प्लेनेट की जो डेटी है उसको इम्प्रेस करते हो, उसके साथ जुड़ते हो, उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ अपना एफएम कनेक्ट करने की कोशिश करते हो, सो दैट कि थोड़ी बहुत पावर, थोड़ा बहुत जो मेरे पास नहीं है, जो लैक कर रहा है, उसको मैं कंपनसेट कर सकूं। इसलिए सनातन धर्म में इतने देवी देवताएं हैं, इतनी देवी देवता है, और लोग जो दूसरे फेथ के हैं वो समझ नहीं पाते। उनको लगता है यार क्या है, क्या कर रहे हैं जी, एक को क्यों नहीं पूछते। पर उनको ये पता नहीं है कि इस यूनिवर्स में मल्टीपल पावर्स है, और हर व्यक्ति के पास जो चीज़ कम है उसी का यूनिक है। मेरे पास जुपिटर कम है, आपके पास वीनस कम है ना, किसी के पास मरकुरी की पावर कम है। तो अभाव जिस चीज का होता है, हम स्वभावतः उस डेटी के प्रति आकर्षित होना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर नहीं होते तो एस्ट्रोलॉजिकल को हमें कोई बता देता है ना। अब जैसे किसी का वीनस अच्छा नहीं है, तो हम माँ लक्ष्मी की पूजा करने के लिए बोलते हैं, उसको फ्राइडे फास्टिंग करने के लिए बोलते हैं, तो वो उसके साथ कनेक्ट हो जाता है। उसके साथ जैसे कनेक्ट होगा तो थोड़ी थोड़ी चीज़ों को कंपनसेट होना स्टार्ट हो जाए। सो एक ना एक एक इसको ऐसे नहीं लेके चलना कि लिख दिया आयुर्वेद में उभय चिकित्सा या ग्रह चिकित्सा, ग्रह बाधा चिकित्सा, भूतो चिकित्सा, तो हम इसको ऐसा समझिए कि ये मतलब बिलीव्स हैं। ऐसा बिलीफ सिस्टम नहीं है। आयुर्वेद में कोई भी चीज़ ऐसे नहीं लिखी। अब कुछ ऐसे ड्रग्स है जिसमें अलक्ष्मीकर बोला गया, दरिद्र नाशक कुछ ड्रग्स को बोला गया, जैसे शुचि को बोला गया, शुचि को बोला गया अच्छे निर्मल कपड़े पहनने के लिए बोला गया कि लक्ष्मी कारक है, कल्याणक घृतम को बोला गया कि लक्ष्मी कारक है। तो ये चीजें ऐसे नहीं बोली गई है, इनके पीछे कारण है। कारण ये है कि जिस चीज का आपके पास अभाव है, आपको उस देती की पूजा करनी पड़ेगी जिसके पास वो चीज है। तभी आपकी लाइफ स्मूथ चलेगी, क्योंकि अल्टीमेटली हम अपनी लाइफ में कर क्या रहे हैं, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। जो चीज़ हमारे पास नहीं है उसको अक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। जो चीज़ हमारे पास ऑलरेडी है उसको हम नहीं देखते, उसको हम इतनी तवज्जो नहीं देते, लेकिन जो चीज़ नहीं है उसको हम अक्वायर करने की कोशिश करते हैं। तभी तो बैलेंस बनता है। बनता तो नहीं है, लेकिन एक कोशिश रहती है सारी जिंदगी, और यही प्रकृति की कोशिश है। सो इसलिए जैसे आपने पेशेंट देखा, आपको जज करना पड़ेगा। अब अगर आप ये आपको चार्ट देखने नहीं आता, क्योंकि हमारे आचार्यों ने चार्ट को नहीं इतनी प्रेफरेंस दी। उन्होंने क्यों नहीं प्रेफरेंस दी? क्योंकि इसका कारण था, एक तो ये था कि एक डिफरेंट साइंस पूरी थी एस्ट्रोलॉजी, तो उनको ये लगा कि जिसको इंटरेस्ट होगा वो चार्ट वहाँ से देख लेगा। लेकिन उन्होंने चीज़ों को और सिंप्लीफाई किया। उन्होंने बोला कि वैद्य अब कहाँ इतना चार्ट देखता रहेगा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रकृतियां बता दी, प्रकृति बता दी, फिर मानस प्रकृतियां बता दी, फिर सार बता दिए, है ना, सहनन बता दिया, फिर गर्भोत्पादक भाव बता दिए। अब ये है क्या बेसिकली, ये क्या है, ये सारी चीजें क्या, ये सारी चीजें यही शो कर रहे हैं कि कौन से व्यक्ति में कौन सा प्लेनेट रूल कर रहा है, विच प्लेनेट इज
इन्फ्लुएंसिंग दैट पर्टिकुलर पेशेंट। अब जैसे मांसाहार पुरुष का देख लो लक्षण। मांसाहार के पुरुष में लक्षण में आपको अच्छा मार्स दिखेगा, है ना, अच्छा मार्स दिखेगा, जुपिटर अच्छा दिखेगा। शुक्रसार पुरुष के लक्षण में आपको वीनस अच्छा दिखेगा। अगर आपको चार्ट नहीं देखने आता, आप शुक्रसार वाले लक्षण पढ़ लो सारे। अगर आपको पेशेंट में उसमें बिल्कुल कोई सिम्टम नहीं है, जब कम है, तो आप पाओगे कि यार इसका वीनस अच्छा नहीं है ना। फिर अस्थिसार के पुरुष के लक्षण है, अगेन अस्थिसार जो वाला है महाक्लेश सहन करने की शक्ति दिलते हैं। तो मार्स जिसका अच्छा है अस्थिसार पुरुष है ना। तो इस तरीके से रस वाला है, रस रक्त वाला है। वो सारे सार मानस प्रकृतियां आ गई। मरकुरी देखना है तो मानस प्रकृति देख लो, बृहस्पति देख लो, सत्व देख लो। अगर आपका सत्व अच्छा है ना, मति अगर कोई तमस में है, अगर वो बिल्कुल तामसिक प्रकृति का पेशेंट है, तामसिक प्रकृति अष्टांग हृदय ने बताइए, तो उसका मतलब आप ये समझ लो कि उसका राहु खराब है। राहु खराब है, उसका जुपिटर अच्छा नहीं है ना, तभी वो तामसिक प्रकृति में है। राजसिक प्रकृतियां हैं, सात्विक प्रकृति, सात्विक प्रकृति तो होगी दोनों का बैलेंस। राजसिक प्रकृति में क्या है, बृहस्पति अच्छा है, उसका मंगल अच्छा है, राहु अच्छा है, ये अच्छी वाली चीजें आ गई। सो अगर अगर आपको चार्ट नहीं देखना है, इट्स ओके, आप प्रकृतियों पे फोकस करो, सार पे फोकस करो, सहनन पे फोकस करो, बात वहीं पर आ जाएगी। हम जब पढ़ेंगे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी तो मैं आपको इनको रिलेट करके बताऊंगा कि ये कैसे, अगर आपको चार्ट नहीं भी देखने आता है तो आप प्रकृति के वे से उभय चिकित्सा कर सकते हो, अम, सार के वे से उभय चिकित्सा कर सकते हो। लेकिन जब ग्रहों की चिकित्सा आती है, थोड़ा बहुत आपको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का पता होना चाहिए। तो कहने का भाव ये है कि आप पेशेंट को जज कर लीजिए। दो ही प्लैनेट यहाँ पे रूल कर रहे हैं, जुपिटर और वीनस। अगर डिस्टरबेंस है तो उसके रिलेटेड आपको रेमेडीज करनी पड़ेगी, है ना। अ, अगर जुपिटर की रेमेडी मैंने आपको बता दी, जुपिटर की रेमेडी हम जैसे इंडिविजुअल डिजीज भी देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताऊंगा तब भी। जुपिटर की रेमेडीज मैंने आपको बता दी कि एक तो लॉर्ड गणेशा को आपको प्लीज करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, यू हैव टू ओबे, यू हैव टू रिस्पेक्ट योर गुरुज एट एनी कॉस्ट। नो मैटर आपका गुरु कैसा, आपको कैसा भी लगता है, लेकिन यू हैव टू रिस्पेक्ट योर गुरुज, है ना। आपको उनके बारे में कोई भी अपशब्द नहीं बोलना, इवन नॉट इवन इन योर थॉट्स, नॉट इवन इन योर भाव्स। बिकॉज प्रकृति जो है वो जो चीज़ें आप अपने मन में कर रहे हो वो भी पकड़ लेती है ना। तो आप छुपा नहीं सकते किसी चीज़ से। नॉट इन योर थॉट्स, नॉट इन योर भाव्स। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, आपको यू हैव टू रिमेन आस्तिक, मीन्स यू हैव टू बिलीव इन द होल सिस्टम ऑफ दिस नेचर, है ना। जो कार्यकारी भाव है उसमें आपको यकीन करना है। आपको कुछ मॉरल एथिक्स के साथ जीना पड़ेगा, रहना है, मॉरल एथिक्स, है ना। जो कि मैं ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल यू हैव टू लिव लाइक ए मॉन्क, बट यू हैव टू सी कि मेरे, क्योंकि आयुर्वेद भी कहता है ना कि जो आपकी चारे चरक बोलते हैं कि आपका जो बिजनेस भी है वो भी धर्म के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। धर्म मीन्स जो कि अ, सदा से चलते आया हुआ है, जिसमें किसी को दुख नहीं पहुंचता, आप किसी की हानि नहीं कर रहे हो, कोई और ऐसा कर्म नहीं साथ में जोड़ रहे हो, वो धर्म है। तो थोड़े से मॉरल एथिक्स आपको साथ में रखने हैं, तो जुपिटर आपका अच्छा रहेगा। बिगड़ा भी हुआ है जुपिटर आपका तो भी अच्छा हो जाएगा, है ना। और मैंने ये चीज़ें की हुई हैं। अगर मैं ओबेसिटी में मैंने बड़ा काम किया है जुपिटर करेक्शन में, और मैंने देखा कि ये सारी चीज़ें करने से वेट लॉस बड़ा अच्छे से होता है ना। क्योंकि अगर आपका जुपिटर खराब है तो वेट गेन बड़ा बुरी तरह से होता है, अच्छे वाला नहीं होता। लेकिन जैसे ही आप ये चीज़ें पर काम करवाते हो पेशेंट को, तो वेट लॉस अच्छा होना स्टार्ट हो जाता है। फिर वीनस, वीनस की कुछ रेमेडीज़ हैं। वीनस की रेमेडीज ये हैं कि सबसे पहले आपको फीमेल्स की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी एट एनी कॉस्ट। मतलब आप बेशक, ऐसा नहीं है कि कोई आप पर बुराई कर रहा है तो आप उसको झेलते जाओ, वैसा बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन यू हैव टू रिस्पेक्ट द फीमेल्स, है ना। आपको मन में उनके प्रति कोई भाव बुरा नहीं रखना पड़ेगा। और
क्योंकि आप जितने भी रिलीजन देखो, सभी रिलीजन ने जो हमारे एंशियंट रहे हैं फीमेल्स को आगे रखा है, शक्ति का रूप रखा है फीमेल्स को। अभी भी नवरात्रे चल रहे हैं, शक्ति का रूप जो पावर हाउस है वो फीमेल्स ही है। तो यू हैव टू रिस्पेक्ट फीमेल्स, एक तो ये हो गया। दूसरा, क्लीनिनेस, ऑर्गेनाइज करना हर एक चीज को, ऑर्गेनाइज्ड वे में रखना हर चीज़ों को, हर एक चीज़ को, है ना। अपने आसपास हर एक चीज़ को ऑर्गेनाइज्ड वे में रखना, सॉफ्ट स्पोकन, है ना। और एक हर्षता टाइप का, एक आनंद, ब्लेस्ड टाइप की फीलिंग रहना, अपने आप में रखना, आनंद जिसको बोलते हैं, है ना। ये थोड़े थोड़े मेजर्स हैं जो कि अगर आप ऐसे पेशेंट को देखते हो तो अगर आप उसको रिकमेंड करते हो। बाकी तो बहुत डीप है इनके करेक्शंस, लेकिन एक मोटा मोटा करेक्शन मैं आपको बता दूं ताकि थोड़ा सा आपको अ, पता चल जाए। अगर आप प्रकृति में आओ तो वीनस में अगर आप करेक्शन करनी है तो शुक्र सार के लक्षण पढ़ लो, शुक्र सार पुरुष के लक्षण, जो शुक्र सार के पुरुष के लक्षण है वो आपको अडॉप्ट करने पड़ेंगे। अब ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें नहीं है वो तो छोड़ो आप, लेकिन जो चीज़ें अडॉप्ट की जा सकती हैं, जैसे आनंद में रहना, खुश रहना, अच्छे से बोलना, अ, ये सारे लक्षण। जैसे अगर 10 शुक्र सार पुरुष के लक्षण है तो कुछ तो ऐसे लक्षण होंगे जो कि बॉडी के साथ ही आएंगे, लेकिन कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो अटेन कर सकते हैं। तो वो जुपिटर अगर आपको अच्छा करना है तो आपको सत्व प्रकृति के जो लक्षण है, सत्व मानस प्रकृति के, वो आपको थोड़े से अटेन करने पड़ेंगे, है ना, धीरे धीरे। तो आपका जुपिटर अच्छा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस रीनल डिजीज में एक अप्रोच लेके चल सकते हो कि आने वाले जो हम डिजीजेस पढ़ने वाले हैं वो हम कैसे पेशेंट्स में इसका यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली ऐसे पेशेंट्स हमारे पास क्रॉनिक ही आने वाले हैं। और ये डिजीज़ ऐसे नहीं होती, इसके पीछे बड़ा कार्मिक लोड है। उदर रोग को कर्मजन्य व्याधि बोला गया है। तो बड़ी जन्मों का कर्म है, बड़े जन्मों की प्लानिटरी माल फंक्शन पोजिशंस होती हैं। तो उनको एक कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ ही ठीक किया जा सकता है उनको। अकेला ड्रग्स के बेस पे नहीं आप उसको मैनेज कर सकते। सो इस तरीके से हम ये पूरा ये लेक्चर सीरीज देखने वाले हैं, जो कि कल जो नेक्स्ट लेक्चर जब भी होगा हमारा, हम अक्यूट और क्रॉनिक किडनी डिजीज इकट्ठे पढ़ेंगे, जिसमें कि जिसको कि अक्यूट रीनल फेलियर और क्रॉनिक रीनल फेलियर बोला जाता है। उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से रीनल फेलियर होता है, कैसे क्रेटिनिन इंक्रीज होता है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन इंक्रीज होता है, और किस तरीके से हम उसको मैनेज कर सकते हैं। सो दे था आप आज का हमारा टॉपिक। अगर कोई क्वेश्चन क्वेरी है आपकी तो आप पूछ सकते हैं। आयुर्वेदिक एस्पेक्ट और एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट दोनों से हमने देखा कि किस तरीके से डिजीज हो रही है। हमने बिल्कुल माइन्यूट डिटेल में जाके कि हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया कि कैसे रीनल डिजीज बन रही है ना। स्टार्ट विद क्या हो रहा है, आपका जुपिटर या आपका वीनस खराब हो रहा है। अगर आप बहुत ऊपर से चल रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि डिजीज कैसे प्रोपोगेट हो रही है, जो रीनल डिजीज। तो सबसे पहले हम एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं कि कैसे डिजीज बन रही है। तो आपका वीनस और जुपिटर माल फंक्शन हो रहा है, ठीक है, अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा मतलब आप उसी के अकॉर्डिंग आपकी मंदाग्नि डेवलप हो रही है, स्रोतो अवरोध हो रहा है। स्रोतो अवरोध जब हो रहा है तो क्लेद जो है वो एक्सपेल नहीं हो रहा बाहर, एक्सपेल आउट नहीं हो पा रहा बाहर। जब क्लेद रिटेन अंदर हो रहा है तो ये किडनी डिजीजेस हो रही हैं, है ना। दोष जो है वो संचित हो रहे हैं। अब हमारा
सारा एम ऑफ द ट्रीटमेंट ये रहेगा कि पहले तो यहाँ से रूट से हमने ट्रीट करना है। थोड़ा बहुत इनको हम सही करते जाएंगे, मंदग्नि पे काम करेंगे, स्रोत खोलेंगे, क्लेद को बाय फोर्स बाहर निकालेंगे, और इस तरीके से हम किडनी डिजीज पे विजय प्राप्त करेंगे। तो ये हमारा पूरा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहेगा, पूरा हमारा अप्रोच रहेगा। ऑब्वियसली डिफरेंट डिफरेंट डिजीजेज में डिफरेंट डिफरेंट प्रेजेंटेशन होगी, डिफरेंट डिफरेंट ड्रग्स होंगे, डिफरेंट डिफरेंट थोड़ी सी पैथोलॉजी चेंज होगी, लेकिन कुल मिला के यही ट्रीटमेंट फॉलो होने वाला है, क्योंकि यही जीरो से, 0.0 से हमने स्टार्ट किया डिजीज, है ना। बिल्कुल बेसिक से कि हमने डिजीज कहाँ स्टार्ट हो रही है और यहाँ पूरी जब वो एक्सप्रेस हो रही है, उस पे हमने कैसे फोकस करना है। इससे ऊपर कुछ नहीं है। हम पीछे तक चले गए हैं कि कैसे वो डिजीज कैरी कर रहा है पेशेंट। सो ये था आज का टॉपिक। आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन, क्वेरी? थैंक यू सुचिता, वेलकम। वीनस क्यों है? देखिए, वीनस जो है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी रिप्रेजेंट करता है, और किडनी भी उसी में आती है, तो उसको भी ये रिप्रेजेंट करता है। और वीनस जुपिटर दोनों अगर आप ऐसे भी सोच के चलो, तो एक कफ को भी रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। एक लग्जरियस कफ को रिप्रेजेंट करता है, एक ध्यानस्थ कफ को रिप्रेजेंट करता है। दोनों मजे को रिप्रेजेंट करते हैं। वीनस जब स्ट्रांग होता है तो आप मटेरियलिस्टिक, शारीरिक सुख भोग में, आनंद में होते हो, हर्ष में होते हो। और जब जुपिटर अच्छा होता है आपका, तो आप ध्यान के मार्ग के थ्रू आनंद में होते हो। आप परमात्मा प्रेम में आनंद में होते हो। दोनों में आनंद है, और दोनों में कहीं ना कहीं कफ जो है वो अच्छा काम कर रहा है। तो इसलिए दोनों जब डिस्टर्ब होते हैं तो इट मीन्स कफ जो है वो डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो गया, क्लेद जो है वो डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो गया। इसलिए दोनों प्लेनेट को हम साथ लेके चलेंगे इस डिजीज। कोई और क्वेश्चन? ठीक है, ठीक है। आई थिंक हमारे पास तो कोई और क्वेश्चन नहीं है। तो विद दैट नोट आई विल कंक्लूड माई क्लास। नेक्स्ट सेशन में हम मिलते हैं। थैंक यू।